आपने शकीला सीए बल्वा करना है या सीए? हाँ, सीए बल्वा, ऑल राइट। सो आप बिल्कुल एग्जाम वाला करो, मुझे सिनेरियो बता दो, सो हम उसी पे स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेंगे। यस मैम, ओल्ड लेडी पोस्ट मेनोपॉजल और आई है, वो अल्सर के साथ आई है, बस उसको सस्पेक्ट कंफर्म मेलिग्नेंसी है। हाउ टू प्रोसीड इट? क्या अल्सर है, बायोप्सी हुई थी? अल्सर, बेजल सेल बायोप्सी हुई थी? कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, आप इसको प्रॉपर सिनेरियो की तरह बोलो जैसे बोलते हैं, एज क्या पेशेंट का एंड एवरीथिंग। यस मैम। मैम, आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन आई विल नहीं, कंप्लीट। पहले सिनेरियो तो बता दो ना हमें कि 80 इयर्स ओल्ड हैं, कितने इयर्स ओल्ड हैं, दिस टाइप ऑफ अल्सर, थोड़ा सा सिनेरियो में आप बताओ प्रॉपर। मैम जैसे कि 80 ईयर ओल्ड है, बस अल्सर की कंप्लेन के साथ आई थी, कंफर्म उसको बेजल सेल कार्सिनोमा भी है। मैम ऑन बाकी आप। बायोप्सी? हाँ जी मैम, कंफर्म। ठीक है, okay, fine. So patient is 80 years of age, of course, postmenopausal, and she's here with a diagnosed case of basal cell carcinoma, which was diagnosed on biopsy done on the CA on the vulval ulcer. ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करो जी। यस मैम। Ma'am, after mutual introduction, I will complete the missing demographic biodata of the patient, which will include her name, age, occupation, qualification, and how married for parity, mode of delivery, last child born, and how long she is menopausal, and how what it and मैम मैंने वैसे ना इसके हिसाब से नहीं, सिनेरियो के हिसाब से नहीं, मैंने वैसे वो किया ना इसको। मैंने चलो, जो बस किया वो बोल दो, वो खुद ही बुलबुल सिनेरियो में अल्सर फिट के इन हो साथ, जाएगा। मैम बुलबुल अल्सर के साथ आई है, तो फिर उसमें हिस्ट्री लेना आसान है ना, कि हिस्ट्री में मैं क्या क्या पॉइंट पूछूंगी। अब डायग्नोज केस है, उसमें नहीं, तो मुझको डायग्नोसिस भी है, डायग्नोस्ड केस है तो और ज्यादा आसान हो गया, फिर तो आपका और शॉर्ट हो गया ना। फिर अगर मैम एक इसमें पेशेंट, हिस्ट्री क्या होगी? आप उसकी पहले तो रिस्क फैक्टर्स निकालोगे ना सारे, कि उसको हुआ क्यों। पेशेंट, देखो जब पेशेंट की आप काउंसलिंग करते हो तो पेशेंट तो आपसे सारे सवाल पूछते हैं ना, कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई मी, मतलब मेरे में क्या ऐसे फैक्टर्स है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर कोई जेनेटिक फैक्टर भी आपको लग रहा है या कोई ऐसा फैक्टर लग रहा है, तो आप उसके इर्द गिर्द लोगों को भी स्क्रीनिंग या कुछ चीज एडवाइस करोगे, राइट। उसके अलावा ये कि आप, so you first rule out all the risk factors in any case of CA, either suspected CA or known case of CA। उसके पहले रिस्क फैक्टर्स रूल आउट करोगे या उसके पॉजिटिव फैक्टर्स रूल आउट करोगे, उसके वो फैक्टर्स भी रूल आउट करोगे जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। जैसे सी सर्विक्स में, सी ओवरी में कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं कि उसने वो चीजें प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रोबेबली दैट मे बी द रीजन। उसके बाद आप उसका, इसका तो खैर डायग्नोसिस बन गया, तो इसका डायग्नोसिस किस तरह बना, सारा बायोप्सी का प्रोसीजर क्या हुआ, हाउ वाज द डायग्नोसिस मेड, उसके बाद उसका क्या हुआ सारा ट्रीटमेंट, एंड ऑफ कोर्स हाउ शी फाउंड आउट दैट देयर वाज अल्सर इन द वल्वा। और उसके जो जिस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे हुआ, बेसिकली पेशेंट इज देयर विद द बायोप्सी रिपोर्ट और डायग्नोस्ड केस, या नॉट डायग्नोस्ड है, ओनली विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, तो मोर और लेस हिस्ट्री तो सेम ही होगी। आपने हर चीज तो रूल आउट करनी है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर पेशेंट नोन केस ऑफ सीए के साथ, डायग्नोस्ड के साथ या बायोप्सी की रिपोर्ट के साथ, तो वो तो फिर केस ज्यादा आसान हो गया ना, तो उसमें फिर पूरा डीडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। उसमें तो मैम फिर आपकी डिस्कशन ही स्टार्ट, बल्कि देखो डायग्नोसिस की हद तक तो वो आसान होगा, हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन तक तो वो केस आसान होगा, लेकिन उसकी मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अब वो एक नोन केस ऑफ सी है, और फिर ऑन्कोलॉजी वाली डिस्कशन होगी रिगार्डिंग रेडियोथेरेपी और सर्जरी और स्टेजिंग। और वो अगर पेशेंट बायोप्सी की रिपोर्ट लेके आया हुआ है, तो फिर तो आपका, फिर आप तैयार रहो कि फिर आपका वो ऑन्कोलॉजी वाला चैप्टर कवर होगा। ठीक है यस मैम। मैम, I will जी। take the history and how long she's menopausal, and how long she having feeling and initial symptoms, what she her initial symptoms, like any pruritus or any ulcer, and what treatment she took, on with the treatment she relief her symptoms or not, and any history of smoking, any past history of HPV vaccination, any patient in the past on regular cervical screening or not, and any history of multiple sexual partner, any drug allergy or any allergic history, any autoimmune disorder along with lichen sclerosis,
and any psoriasis, and I will also inquire about any family history of CA vulva, CA cervix, or vaginal CA. And I will also inquire about any medical disorder in the patient, and any past surgical history, any and socio-economic support of my patient. मैम बस यही पॉइंट इसके हिस्ट्री के फिर यही होंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने मोरलेस सारे रिस्क फैक्टर्स रूल आउट कर दिए। बस अल्सर से रिलेटेड आप कर दो कि हाउ शी फाउंड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज एन अल्सर, व्हाट वाज द मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, और कितना अरसा हो गया उस टाइम उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को, और फिर उसे कितने अरसे बाद अप्रोच किया टू द मेडिकल केयर, एंड देन फिर आगे क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट हुई और बायोप्सी हुई, और फिर ठीक है ना। तो ये वाली ड्यूरेशन को कर दो, और फिर जो सीए से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, और वो सारा बेसिकली दिस इज ऑल थ्योरेटिकल। देखो जो भी सीए का सीए वल्वा इज अ वेरी रेयर केस दैट, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ सबको। ये एक बहुत ही रेयर केस होता है, और लेकिन इसमें एक ये बात जरूर है कि देर आर, देखो कुछ सिनेरियोज हैं। हम इस क्लास के बाद ऑब्वियसली ज्यादा क्लिनिकल सिनेरियोज कवर करेंगे, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल चीजें हम कवर कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। सो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो कि प्योरली थ्योरेटिकल होते हैं, यानी कि सीए वल्वा हो गया, या फिर थायराइड डिजीज हो गई, या फिर इस किस्म के जो सारे, जैसे इवन मोलर प्रेगनेंसी भी, कार्डियक डिजीज भी, जिसमें क्लिनिकल इतना ज्यादा नहीं होता जितना थ्योरेटिकल नॉलेज की बात होती है। हाउएवर अगर यही सी एंडोमेट्रियम हो, या यही सी ओवरी हो, या सी ए सर्विक्स भी इवन हो, तो भी वो इतना थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल बहुत उसमें डिस्कशन है। सो सी ए वल्वा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इवन अगर डीडी भी बनानी हो अल्सर की, या किसी भी वल्वल लीजन की, या वल्वल स्वेलिंग की भी डीडी बनानी हो, तो वो डीडी में भी बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, मतलब वो कोई नो लॉन्ग डिफरेंशियल्स जिसको हम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। मैडम बीच में चली यस गई मैडम, थी अब आ आवाज। रही है। अच्छा सॉरी। सो आई वाज टेलिंग यू कि बहुत कम इस वजह से इस तरीके से होता है कि आपको इसके अंदर सी ए वल्वा के अंदर बहुत लंबी डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर, और फ्रैंकली इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसके अंदर भी कोई बहुत डिस्कशन वाली वो बात नहीं है, लेकिन यस यू नीड टू नो अबाउट द सर्जिकल मैनूवर्स जो हम कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर सॉरी, जैसे कि रेडिकल वल्वेक्टमी क्या है, मॉडिफाइड रेडिकल वल्वेक्टमी, या ट्रिपल इंसिजन ट्रीटमेंट क्या है। तो वो वाली कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। तो इसमें ऐसे ये शकीला का है, ठीक है। सो यस मैम। रिस्क फैक्टर्स तकरीबन यही है जो शकीला ने बोले। अगर ये पेशेंट ना होती डायग्नोस्ड केस, तो फिर हम एक पूरा इसका डीडी बनाते। शकीला इसका क्विकली आप एग्जामिनेशन बता दो। Ma'am, we will proceed first with general physical examination. Check her general look, calculate her BMI, check her blood pressure, temperature, pulse, respiratory rate, then do cardiovascular examination, chest examination, breast examination, and do abdominal examination for any mass, any tenderness, and then do local examination. And on local examination, check the site size of the margin, and site and size of the wound, margins irregular, regular, and any pus or bleeding from the wound, any pruritus, any associated. Then I will do the vaginal examination uh, with perispeculum, and check for status of the vaginal walls and the cervix for any malignancy, any mass, any associated vaginal discharge. And I will also check the urethral involvement also, and do the bimanual examination, check the size, mobility, position of the uterus, any fullness in the adnexa, then do the rectal examination for any rectal mucosal involvement.
Ma'am, then I will proceed towards the investigation. Need investigation, first baseline investigation to know the general health of the एक patient. मिनट, इन्वेस्टिगेशन से पहले एक मिनट, यू डिड वेरी वेल। आपने एग्जामिनेशन बहुत अच्छा बोला, इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं, या सबको बाकियों को थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए भी। एक्चुअली आपकी हिस्ट्री की भी इतनी बुरी तैयारी नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपको पता लगा कि ये तो डायग्नोस्ड केस है, मतलब इसमें डीडी नहीं बनाना, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हुए, वरना आप यू वर ओके। तो आपका एग्जामिनेशन भी अच्छा है। एग्जामिनेशन में जो अल्सर का एग्जामिनेशन है, या मैं मेरी अक्सर क्लासेस में ये है, जिन्होंने वो अटेंड नहीं की हुई, तो मैं अभी दोबारा बता देती हूँ। वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग एन अल्सर, आपकी अल्सर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिलिग्नेंट और नॉन मिलिग्नेंट की जो चेंजेस है या जो फीचर्स है वो अपेरेंटली पता लगने चाहिए। शकीला जो बता रही थी काफी हद तक पता चले, लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेल एग्जामिनर सुनना चाहेगा, बिकॉज जब हम कोई भी अल्सर बॉडी में कहीं भी देखेंगे, तो हमें देखते ही डिफरेंशियल में पता लग जाना चाहिए कि ये जो इसकी टांग पे खुदा ना खासा है या फुट पे जो भी अल्सर है, इज इट मेलिग्नेंट और फंगल, और इट्स समथिंग डर्मेटाइटिस का मार्क, या फिर इट इज समथिंग, या कोई नॉर्मल सी चोट है। सो हम देख के फौरन बता सकते हैं। वो क्यों हम बता सकते हैं? क्योंकि कुछ फीचर्स होते हैं, और फीचर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो वही, जैसे शकीला ने बोला। सो इसकी उसका साइट साइज, उसका उसकी मार्जिन, उसका उसका सराउंडिंग स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बेस कैसी है, उसकी रेगुलरिटी है या नहीं, उसका में से कोई ऊज आ रहा है या नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो ब्लीड टू टच है या नहीं। अगर तो उसके रेगुलर मार्जिन है, उसकी बेस इरेगुलर है, some ooze is coming out of it, और it is bleed to touch, so definitely it's malignant। और हालांकि अगर एक वेल डिमार्केटेड अल्सर है, which has got a healthy base, regular smooth surface, regular सी outline है, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल उसका नॉर्मल सा है, नॉर्मल लुकिंग है, और इट्स नॉट ब्लीड टू टच, तो इट मींस कि इट्स बिनाइन, और मे बी कोई चोट लगी है या कुछ ऐसा। और दूसरी चीज ये कि फिर कुछ इन्फ्लेम्ड अल्सर्स होते हैं जिसमें सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेशन हुई होती है। तो यू कैन डेफिनेटली डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शन और बिनाइन अल्सर और मेलिग्नेंट अल्सर। तो ये सारी चीजें जब तक आपके फीचर्स जो डिस्क्राइब आप एग्जामिनेशन पे कर रहे हो वो नहीं बता सकोगे, तो तब तक आपका नहीं पता चलेगा। साथ साथ चैट पे अच्छी बात है, कुछ लोग लिख रहे हैं, वो आप बेशक पढ़ते रहो। तो यस, तो इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, उसके अलावा शी टॉक्ड अबाउट द पर रेक्टल एग्जामिनेशन, व्हिच इज वेरी गुड। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सी अल्सर, तो सीए वाले अल्सर के अंदर ऑब्वियसली आपने उसका स्प्रेड भी देखना है। आपने यू कैन नॉट डू जनरल फिजिकल इन पेशेंट जिसमें सीए सस्पेक्ट करे विदाउट पेल्पेटिंग लिम्फ नोड, जिसमें तो इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स आर इम्पोर्टेंट, उस पे कमेंट करना बहुत जरूरी है। देन स्प्रेड ऑफ द डिजीज, लोकल स्प्रेड, और स्पेशली जो इर्द गिर्द के इसके आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जैसे यूरिथ्रा पे स्प्रेड गया हुआ है, स्पेशली यूरिथ्रा की इन्वॉल्वमेंट, या वजाइना की जो वॉल्स हैं उसके अंदर गया हुआ है या नहीं, या फिर पीछे रेक्टम का तो आपने बोल दिया। तो ये सारा आपने एक ग्रॉस स्टेजिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी बोलनी है, ताकि आपको वो फिर पता चले कि उसका। तो ये एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर लेस आपने ट्राई किया था, विच इज नॉट बैड, लेकिन आपने इसको कम्प्लीटली इस तरीके से बोलना है, ठीक है? इसी तरह कोई भी आपको मेलिग्नेंसी आती है, मे बी सी ए सर्विक्स, आपको सी ए सर्विक्स में जो चीज नजर आ रही है सर्विक्स के ऊपर, आपने उसकी एग्जैक्ट साइज साइज लोकेशन बता के आपने उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, उसके मार्जिन, उसके बेस, उसका ब्लीड टू टच है या नहीं, वो सारे फीचर्स एक्सप्लेन करके फिर उसका स्प्रेड टू द वजाइनल वॉल, स्प्रेड टू द उसका रेक्पियर उसका करना बहुत जरूरी है। खैर सिस्टोस्कोपी तो आप उसका ओटी में जाके यूए में जब स्टेजिंग करते हो तब करते हो, लेकिन यस, सीए वल्वा के अंदर यूरिथ्रल इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ जाती है, तो वो भी आप साथ में बोलोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फिगो स्टेजिंग की बात करो तो आपको पता है कि स्टेज 1 में साइज इंपॉर्टेंट होता है, स्टेज 2 में मेरा ख्याल है लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेज 3 के अंदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। देख लेना, शायद स्टेज 3 में लिम्फ नोड्स है, स्टेज 2 में सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, और फिर स्टेज 3 के अंदर वाइड स्प्रेड है। तो ये सारा आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है? 3 में लिम्फ नोड्स होते हैं, 2 में लोकल स्प्रेड ऑफ द यानी यूरेथ्रा और विजाइनल वॉल्स में, ठीक है? तो ये फिर आपने बोलना भी एग्जामिनेशन इस तरीके से। और गुड। सो यस, अब इन्वेस्टिगेशंस, किसी ने इसमें कुछ और ऐड करना है तो प्लीज कर दो। ठीक है। सो यस, सो शकीला जी इन्वेस्टिगेशंस बताएं। मैम इन्वेस्टिगेशन में I will do her routine investigation to know the baseline investigation to know the
general health of the patient, blood group with rhesus factor, full blood count with date in which I would like to check hemoglobin, total leukocyte count, platelet count, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV antibody, urine complete examination for any parcel and protein glucose, and post over to random blood sugar level. And also I will do the liver function test, renal function test, urine complete examination, and pelvic ultrasonography for to know the endometrial thickness of the uterus, size of the uterus, any myometrial echogenicity, and adnexal pathology. And I will do her chest X-ray and ECG, and also MRI, pelvis, abdominopelvis with contrast. बिल्कुल ठीक है, गुड। सो किसी ने कुछ और ऐड करना है? सो शी इज एन 80 years old lady, इसकी ऑब्वियसली मजीद जनरल हेल्थ प्रोफाइल भी अगर इसका ईसीजी और साथ में इनका देयर इज नो हार्म बिकॉज सी आप सस्पेक्ट कर रहे हो और फाइट स्प्रेड भी हो सकता है, तो एलएफटीज आरएफटीज आई डोंट नो, आपने बोले ही नहीं, मेरा थोड़ा सा कट गया था। और इस तरीके से आप ये सारा कर लोगे, ठीक है? और कुछ मैम कोल्पोस्कोपी करेंगे इसमें? नहीं, सही। कॉल्पोस्कोपी की नहीं इसमें जरूरत, क्योंकि ये आपका एक नोन केस ऑफ सीए वल्वा है। और इसके अंदर जब आपको ग्रॉस लेजन में मतलब ये तो बायोप्सी हो गई ना, इसमें तो आपने यूए और बायोप्सी वाली बात ही नहीं है, इसमें तो नजर आ रहा है अल्सर एंड यू हैव टेकन द बायोप्सी एंड द डायग्नोसिस हैज बीन मेड। सो वो नहीं है। किसी ने लिखा पैप्समेयर, यस अलोंग विद दैट आप सिर्फ पैप्समेयर करके देख सकते हो, वो तो वैसे भी आप हर पेशेंट के अंदर वो करोगे, ठीक है ना, स्पेकुलम के साथ जब करोगे तो गुड। और कोई चीज ठीक है। यस एको बिकॉज ऑफ द एज, बट ईसीजी के बाद यू कैन डिसाइड कि एको की भी जरूरत है कि नहीं, ठीक है? ऑल राइट। सो मैनेजमेंट भी क्विकली कर लो, फिर हम आज ही के दिन का अगला टॉपिक कर लेते हैं जी। Ma'am, I will explain the, I will break the bad news very empathetic manner to my patient. I will explain she is having a known case of vulval cancer, and for his management, I will counsel the patient. I will involve the multidisciplinary team, including the gynecological oncologist, radiologist, anesthetist, urologist, general surgeon, and I will explain the whole procedure of the surgery, and with his pros and cons explain the whole complication during and after the surgery, like anesthesia complication, cardiac and respiratory arrest, of complication of the anesthesia, and surgery complications, intraoperative and postoperative, like wound breakdown and wound infection, deep venous thrombosis, pulmonary embolism, hernia, and intraoral stenosis, pressure sores, lymphocyst edema, inguinal lymphocyst formation, psychosexual problems, and an increased risk of recurrence after surgery. Then I will take the informed consent. I will optimize the patient health. I will keep arrange 2 units of the blood, and I will take the anesthesia fitness also. Then I will I will put my patient on elective list on day of surgery. Surgery is performed by the gynecological oncologist, which is the radical vulvectomy by triple incision. Remove the superficial and deep inguinofemoral lymph nodes. After वेरी surgery, गुड, I will write down the detailed notes and with my signatures, and I will send the गुड। एक sample for सेकेंड, एक सेकेंड, histopathology. वेरी गुड। आपकी तैयारी तकरीबन अच्छी हुई हुई है, यू आर डूइंग वेरी वेल, मैनेजिंग इट वेरी वेल, लेकिन ऑफ कोर्स आप उसको कहोगे कि ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द स्टेजिंग। ऑब्वियसली ट्रिपल इंसिजन थोड़ा अर्लियर में आप करोगे, एक्सक्यूज मी, या फिर आप रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल जो कर रहे हो आप, ऑब्वियसली कईयों में एडजुवेंट रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, या किसी में सिर्फ रेडियोथेरेपी, डिपेंड्स ऑन द स्टेजिंग, ठीक है? बाकी इट वाज ऑल कंप्लीट, जो आपने सारा उसका कॉम्प्लिकेशन या साइकोसेक्सुअल थेरेपी और वो सारी चीजें बोली हैं, इट वाज रियली गुड, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड ऑन द स्टेज, फिर स्टेज खुद से ही डिसाइड करके, जैसे इट्स गुड कि आप केप्ट ऑन टॉकिंग और आप बोलते रहे हो,
कुछ ना कुछ लेकिन इसमें यही बोल दो कि अगर ये अर्लियर स्टेज है तो फिर आप कर रहे हो, जाहिर है आगे की स्टेज में तो फिर एडजुवेंट या फिर रेडियोथेरेपी होगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. If patient in early stage, then I will perform the wide local excision. And if patient in greater stage, यस। like wound greater than 2 centimeter, then perform the radical valvectomy with ipsilateral lymphadenectomy or bilateral lymphadenectomy uh, depends on the surgery. मतलब lymph nodes are positive or not. And ठीक है, ग्रेट। ma'am, sample sent for histopathology after patient stabilization. After then, I will discharge the patient and on a call follow visit and with histopathology report and on histopathology, if margins are positive or lymph nodes are positive, then I will give the radiotherapy, adjuvant हम्म। radiotherapy. I will refer to oncology center, and I will ओके। keep long-term follow-up or in first year 3 month follow-up and in next year 6 monthly follow-up and for whole life yearly follow-up. वेरी गुड। किसी ने कुछ और ऐड करना है? आई थिंक इट वाज वेरी गुड। और मैम बाकी जो हम्म क्वेश्चन मैं पूछती हूँ मैम, बेजल सेल कार्सिनोमा अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा तो हमने वाइड लोकल एक्सिजन कर देनी है। फिर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर अगर होगा तो हमने रेडिकल वल्वेक्टमी करनी है बाय ट्रिपल इंसिजन। इसके बाद मैडम हर बेजल सेल कार्सिनोमा में रेडियोथेरेपी देंगे अगर एडवांस है मेरा तो? तो ख्याल है हर एक में देंगे। बेसल सेल में तो बेसल सेल इज वेरी सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी। और बेसल सेल के अंदर होता है। किसी ने क्वेश्चन ये भी किया हुआ है कि ट्रिपल इंसिजन बता दे। ट्रिपल इंसिजन के अंदर आप 3 इंसिजन करते हो, लिम्फ नोड्स का अलग अलग और वल्वा का अलग देते हो, तो 3 इंसिजन होती है वो। मैम अगर अर्लीस्ट स्टेज पे है, जैसे मिड लाइन में भी नहीं है, उसमें भी लेटरल, देते हैं। उसमें भी मेरा तो ट्रिपल ख्याल है देंगे? उसमें भी देते हैं मैम उसमें तो टू रेडियोथेरेपी होने बेसल चाहिए ना, से। उसमें लेटरल होगा, उसमें टू होने चाहिए ना, उसमें लेटरल अर्लियर में होगा। तो वाइड लोकल इंसिजन है ना। मैम जैसे कि 2 सेंटीमीटर है और वो मिड लाइन से अवे है और अगर मिड लाइन से अवे हो ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होगा तो हम बायलेटरल देंगे। लेकिन अवे फ्रॉम मिड लाइन है तो लेस देन टू, मतलब लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो उसमें हम इप्सिलेटरल करेंगे ना। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, सॉरी वो मेरा बीच में पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी शकीला। यस मैम, मैं यही कह रही थी मैम, अगर वो लेस देन 4 सेंटीमीटर है अवे फ्रॉम दी मिड लाइन है तो फिर उसमें तो हम 2 सेंटीमीटर। इप्सिलेटरल टू इंसिजन देंगे। यस मैम। जी। लेस देन 2 सेंटीमीटर में तो वाइड नहीं लोकल मैम, इंसिजन है ना। लेस देन 4 सेंटीमीटर में अवे फ्रॉम दी मिड लाइन हाँ, है बिल्कुल। तो डिपेंड उसमें करता है तो कि लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व है एमआरआई पे। फिर मैम हम उसको बोलेंगे भी ऐसे टू इंसिजन, रेडिकल वल्वेक्टमी विद टू वो इंसिजन, इंसिजन ही बोलोगे बस, विद इप्सिलेटर। ऑफ इप्सिलेटरल लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। इप्सिलेटर। यस मैम। मैम ठीक है, गुड। मैम ब्रिटिश गाइडलाइन में है कि अगर जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ना, ये मेटास्टेसाइज नहीं होता लिम्फ नोड्स में, तो इसमें आप बोलते रहे। मैम तो इसलिए वो लिम्फ नोड डिसेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें लिखा है कि ओनली वाइड लोकल एक्सिजन इज अप्रोप्रिएट। अच्छा, सॉरी। हाँ जी, इकरा।
ठीक है, गुड। सो इकरा हमें यही बता रही थी कि बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज नहीं होता, तो आपको लिम्फ नोड्स का नहीं वो करने की जरूरत पड़ती। ये चीज आप लोग देख लो एक दफा। आई थिंक इट्स बिल्कुल ठीक है, अगर ब्रिटिश गाइडलाइन के अंदर है तो इसको हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, स्टेज 3 एंड 4 है उसमें, जैसे यूरिथ्रा और ये थोड़ा ऊंचा इन्वॉल्व है। बोलें प्लीज इकरा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। मैम जैसे वल्वल कैंसर BCC है और स्टेज 3 एंड 4 है, तो मैम उसमें हम्म फिर मतलब कीमो रेडिएशन देंगे या फिर सर्जरी का एक्सटेंड कितना होगा, क्योंकि वाइड लोकल एक्सिजन तो फिर उसके लिए बेस्ट नहीं हो सकती। उसके अंदर देखो, वैसे भी स्टेज 3 4 में पहले तो आप एडजुवेंट रेडियोथेरेपी दोगे ना, उसके बाद अब और फिर आप उसके बाद सर्जरी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि देखो 4 के अंदर तो वैसे ही इतना अनलिमिटेड सारा सीए चला जाएगा कि उसमें तो आप एक्सिजन वाला नहीं जा सकते हो। तो अगर स्टेज 3 या 4 है तो उसमें तो पहले आप एडजुवेंट रेडियोथेरेपी करके फिर सर्जरी का डिसीजन लोगे। मैम 3 और 4 में मिड लाइन स्ट्रक्चर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर उसकी यूरिथ्रा भी रिमूव हो जाएगी और ये इस तरह की भी ऐसे ही है। एक्सीजन होगी। फिर मैम उसका मतलब यूरिनरी सिस्टम क्या होगा फिर वो वो तो होल फिर लाइफ? आप उसका साथ साथ वही उसकी जो सिम्टोमेटिक फर्दर जो थेरेपीज होंगी वो सारी आप दोगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेजर सर्जरी, और उसके अंदर अगर यूरिथ्रा और वो सारी यूरिन चीजें हो रही हैं तो फिर आप उसका डेविएट करते हो ना सिस्टम को। फिर मैम फिर वो होल लाइफ रहेगा? वो तो होल लाइफ रहता है। हम्म। ठीक है। अस्सलाम सो वालेकुम। इवन अस्सलाम अगर वालेकुम गट तक जा मैम। रहे हैं एंड यू आर डूइंग दैट टाइप ऑफ सर्जरी तो क्लास्टमी जी सुन। मैम ये था ना कि अभी ये ओल्ड गाइडलाइन में तो यही लिखा था कि अगर आपके मिडलाइन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको मल्टीपल स्टोमास फॉर्मेशन की नीड पड़ रही है तो आप बेहतर है कि आप रेडिएशन कर लें, रेडियोथेरापी ठीक कर है। लें। मगर अभी जो रिवाइज न्यू गाइडलाइन आई थी उसमें जो है ना उसमें इस तरह का नहीं लिखा हुआ, उसमें उन्होंने जस्ट सिंपल करके लिखा हुआ है कि अगर आप लेस देन 4 सेंटीमीटर है और अवे है तो आप कर दें एप्सिलेटरल लिम्फेडिनेक्टमी और वाइड लोकल एक्सीजन कर दें। अगर मिड लाइन में है तो आप बायलेटरल लिम्फेडिनेक्टमी कर दें और फिर आप रेडियोथेरापी भी दें। तो मतलब ये अगर हमें ज़ाहिर है मल्टीपल स्टोमास होंगे तो मॉर्बिडिटी पेशेंट की बढ़ जाएगी, तो बेहतर है कि हम रेडियोथेरापी करें। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और मैम देखते ये हुए था ना। जो बेजल सेल कार्सिनोमा, ये जो फीगो रिवाइज 2021 है, ये मेजरली कवर कर रही है वल्वल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को। उसमें बेजल सेल कार्सिनोमा की हाँ। गाइडलाइन में बात नहीं है इतनी। तो जो बेजल सेल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट है वो इसी मतलब फीगो स्टेजिंग के हिसाब से हम बताएंगे, या फिर जैसे ओल्ड गाइडलाइन में जैसे सिंपल यही लिखा हुआ था कि आप बेजल सेल कार्सिनोमा है, या बुक्स में भी इसी तरह है कि आप वाइड लोकल एक्सीशन कर दो। फर्दर बेजल सेल कार्सिनोमा में कुछ इतना लिखा नहीं है। हम्म। देखो बात यही है कि बेसल सेल कार्सिनोमा इज डेफिनेटली एक रेयर टाइप है सीए वल्वा की। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट है। लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा में बेशक जिस तरह पिछली गाइडलाइन में भी जिक्र करके लिखा हुआ है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर है कि उसी मैनेजमेंट को फॉलो किया जाए। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का तो बिकॉज इट्स द कॉमनेस्ट, और उसकी मैनेजमेंट जिस तरीके से वो तो है ही। लेकिन अगर बेसल सेल कार्सिनोमा का जैसे पहले लिखा हुआ है, आप स्क्वेमस सेल की मैनेजमेंट बेसल सेल पे तो उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों का डिफरेंट नेचर है सीए यस का। मैम। और ठीक है ना। मैम ये एग्जाम में जब ये स्टेशन आया था अभी, तो एग्जामिनर का क्वेश्चन था कि अब बेजल सेल कार्सिनोमा है, मगर अगर अब पेशेंट चाह रही है कि आप मतलब रेडिकल वल्वेक्टमी कर दें, उसको किसी ने बताया हुआ है हम्म कि आप रेडिकल वल्वेक्टमी, वो चाह रही है कि नहीं मुझे तो रेडिकल वल्वेक्टमी ही करानी है, तो आप उसे मतलब किस तरह से काउंसिल करेंगी, तो इस पे थोड़ी बात कर लें। क्या क्या सॉरी, मेडिकल वल्वेक्टमी बट है क्या उसका बनता, क्या आप पूछ रहे हो? बेजल सेल कार्सिनोमा का जैसे हमने बताया कि वाइड हम्म, लोकल एक्सीशन करेंगे ट्रीटमेंट में, मगर एग्जामिनर का क्वेश्चन था कि पेशेंट को किसी ने कहा है कि इसमें रेडिकल वल्वेक्टमी बेहतर है, ठीक है। तो अब आप उसे काउंसिल करें कि रेडिकल वल्वेक्टमी उसे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। देखो बात ये है कि आप इसके अंदर वही बोलोगे ना कि रेडिकल वल्वेक्टमी इज अ ज्यादा बड़ा सर्जरी है, और उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली जो जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन शकीला ने सारी बोली थी,
तो वो रेडिकल वल्वेक्टमी पे क्या, और वाइड लोकल एक्सिजन से क्या, और वाइड लोकल एक्सिजन से ही सेम सक्सेस रेट है, बल्कि रेडिकल वल्वेक्टमी से मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। और फिर बाद में जो भी सारा उसका साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स और वो सारा भी होगा। तो बिकॉज इट्स अ बेसल सेल कार्सिनोमा और उसकी गाइडलाइन का रेफरेंस देके यू कैन डेफिनेटली कन्विंस द पेशेंट। सर्जरी तो डिपेंड्स करती है ना, डिपेंड करती है ना, अगर अवे फ्रॉम मिड लाइन है तो फिर हम वाइड लोकल भी कर एग्जैक्टली, सकते हैं, तो वो इसमें भी कर मैम सकते हैं। प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी भी हो सकती है ना, ये तो फिर अगर रेडिकल वल्वेक्टमी बिल्कुल। का। अस्सलाम रेडिकल वल्वेक्टमी में तो रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने खैर बहुत पेशेंट्स तो नहीं देखे हुए इसके, शायद थोड़े ही देखे होंगे, दो दो तीन ही देखे। बट इट्स अ वेरी मतलब मेजर सी सर्जरी है, और बिकॉज इट्स दैट टाइप ऑफ एरिया, इसकी रिकवरी, हाइजीन, वो सारी चीजें बड़ी डिफिकल्ट होती हैं लेटर ऑन। और बाद में जाके पेशेंट्स रियलाइज, और फिर जो उनका साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स और वो सारा कुछ होता है, उसको उसकी अलग मैनेजमेंट होती है पूरी। तो इट्स तो इस वजह से, और वही जैसे शकीला ने कहा, ऑब्वियसली इफ पेशेंट इज देयर फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा और उसकी लोकेशन ऐसी है कि शी इज गुड टू हैव वाइड लोकल एक्सिजन, तो फिर आई एम श्योर कि आप विद इंसिडेंसेस भी इजीली उसको कन्विंस कर सकते हो। मैम बेसल सेल कार्सिनोमा में भी रेडियोथेरेपी देनी होती है अगर उसमें मार्जिन्स पॉजिटिव आ जाएं या फिर लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाए? बिल्कुल, ठीक है, गुड। सो इसमें जितने भी सीएज हमारे होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स में, ऑब्वियसली कॉमनेस्ट जो है वो तो आपको हर सूरत आना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट में तो कोई माफी नहीं है। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर कि हर डिफरेंट टाइप ऑफ सीए का नेचर डिफरेंट होता है, स्प्रेड डिफरेंट होता है। तो इस वजह से उसकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे सी एंडोमेट्रियम में मे बी पेपिलरी सेल कार्सिनोमा का डिफरेंट नेचर है, और एडिनोकार्सिनोमा का डिफरेंट नेचर है। तो आप एडिनोकार्सिनोमा की हर मैनेजमेंट पे पिलरी सेल पे तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो कॉमनेस्ट जो है वो तो आपको सबके बहुत क्लियरली आने चाहिए। और उसके बाद जो रेयर टाइप्स हैं, जैसे इसके अंदर थोड़ा सा बेसल सेल कार्सिनोमा की बात होगी, बिकॉज उन्होंने तो बायोप्सी रिपोर्ट दे दी ना। तो फिर आप यू कैन ऑलवेज स्टार्ट इट लाइक दिस कि ये दिस इज दिस टाइप ऑफ ट्यूमर, और इसका इतना इंसिडेंस है, ऑब्वियसली लेसर देन द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और इसका स्प्रेड इस नेचर का है। तो स्प्रेड को कंसिडर करते हुए हम इसकी मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे, राइट। मैम स्प्रेड को देखते हुए हम चेस्ट के सिम्टम अगर इसमें पूछे, मेटास्टेसाइज जैसे हो गया है, चेस्ट के सिम्टम, शॉर्टनेस वो ऑफ तो हम ब्रेथ, वैसे भी वो भी चेक लॉग करेंगे ना, करना एलएफटीज, चाहिए। आरएफटीज, चेस्ट एक्सरे, ये सारा कुछ तो हम वैसे भी स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखने के लिए करेंगे। जैसे हिस्ट्री में हम पूछ सकते हैं इसके लिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो हिस्ट्री में तो पूछेंगे ही, लेकिन अगर पेशेंट को नहीं भी है तो भी आपने स्प्रेड ऑफ द डिजीज तो देखना है ना इन सारी चीजों से। ठीक है, सो गुड। और कोई बात किसी ने ऐड करनी है, या हम दूसरा अगर कोई हमारे अब इसमें प्रेजेंटर हम आ गए तो ये कह सकते हैं कि यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है बल्बल कार्सिनोमा। और अगर हाँ, यूनिलेटरल तो हम लोकेशन इस ऑफ तरह से कोर्स, जाएंगे, या फिर बाइलेटरल तो बाइलेटरल ही लिम्फ नोड वगैरह से वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, गुड। सो क्विकली आपने देखो, तो बहुत लंबा इस पे बहुत टाइम भी देने की जरूरत नहीं है फ्रैंकली। आप ये वाला टॉपिक पूरा कवर कर लो, शॉर्ट से कर लो या एविडेंस ईबीएम से कर लो, साथ इसकी गाइडलाइंस जरूर देख लो, फिगो की स्टेजिंग और मैनेजमेंट। उसके बाद यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू ऑल द पेशेंट्स। और वही बात है कि सिनेरियो अब एक आ गया एग्जाम में, और बड़ा रेयर वाली चीज आई है, बिकॉज अब एग्जाम का पूरा पैटर्न ऐसा है कि कोई रेयर से रेयर चीज भी आ सकती है, इसलिए आपको थ्योरी सारी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इसके अंदर तो सारा इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। जितना आपने प्रिपेयर किया होगा उतना आप इजीली इसको लेके चल सकोगे। और इस तरह के स्टेशन में पास होना बहुत आसान है, जो रेयर केसेस आते हैं उसमें पास होना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सो गुड। क्विकली आज हमने 3 टॉपिक सोचे थे, हमारे प्रेजेंटर आए नहीं हुए मेरा ख्याल है। थायराइड डिजीज वाली नहीं आई हुई, हमने भी पिछले से पिछली क्लास में थायराइड डिजीज ही कवर किया था। और सी एंडोमेट्रियम वाली आई है हमारी प्रेजेंटर, क्विकली थोड़ा सा उसका भी समरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासेस से मेरा ख्याल है एक एक टॉपिक रखेंगे, और वो एक टॉपिक ही हम पूरा कवर करेंगे एज लाइक क्लिनिकल सिनेरियो बना के। जी, अस्सलाम कोई वालेकुम है मैडम। वरना? जी, वालेकुम सलाम जी। हाँ मैम, मैंने ये बात करनी थी कि मैम थोड़ा वो वल्वल ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए, क्योंकि ये भी आया था पास्ट। इसका सिनेरियो क्या है तो ये बता दो। मैम सिनेरियो मैं तो नहीं थी उस एग्जाम में, पर मैंने ठीक सुना है, था कि सुना वल्वल होगा। टीबी। हाँ, पर मुझे याद नहीं है सिनेरियो, देखो पर जो मैंने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस उनकी है ना, मैनेजमेंट।
हाँ पेल्विक जी मैम। ट्यूबरक्लोसिस आपका किधर किधर हो सकता है? ट्यूब में हो सकता है, एंडोमेट्रियम में हो सकता है, आपका वजाइना में हो सकता है, और आपका वल्वा में हो सकता है। फ्रैंकली, इवन जो आपकी एक बार्थेलिन सिस्ट होती है ना, अगर वो बहुत रिकरिंग है और आप उसका फ्लूइड या उसका कोई सैंपल उसकी सिस्ट की वॉल सेलाइन में डाल के ट्यूबरक्लोमा को रूल आउट करने के लिए भेजो तो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज इवन वो भी ट्यूबरक्लोमा हो सकता है एक्चुअली। So, so vulval tuberculosis is the rarest thing, that can happen, but it can happen. तो इसका डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस तरफ जाता नहीं है। स्वेलिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और आई डोंट थिंक एग्जैक्टली, लेकिन यस ट्यूबरकुलस अल्सर भी हो सकता है। और ये वो चीज होती है जो किसी भी तरीके से मैनेज नहीं हो रही होती। इट्स नॉट मेलिग्नेंट, इट्स ऑलवेज रिकरिंग। शुरू में डेफिनेटली डायग्नोसिस इसका मिस होता है, 6 मंथ्स में वो बार बार पेशेंट उसी चीज के साथ आती है, इवन आप एक्सरसाइज भी कर दो तो देर इज नो हार्म के रिकरिंग जो भी चीज हो उसमें आप सेलाइन में डाल के सैंपल एक दफा भेज दो ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि देर आर फ्यू टेस्ट जो कि इतने सेंसिटिव है नहीं हमारी बॉडी में चेक करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द मेंटोस टेस्ट। तो वो उसकी भी कुछ सेंसिटिविटी है। तो जब तक इस ट्यूबरक्लोमा या इस ट्यूबरकुलस लेजन को हम एटीटी नहीं देंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो मैम इस वजह से इसका मेन प्रॉब्लम ही होता है कि इसका डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो उसके अंदर आप नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि पेशेंट को पल्मोनरी टीबी की हिस्ट्री, क्योंकि देखो जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कैसे स्प्रेड होता है। पेशेंट को पल्मोनरी टीबी हुआ तो ब्लड के थ्रू गया और जाके पेल्विस पे कहीं भी जाकर एक्ट कर गया, जैसे कि मे बी ट्यूबों पे या वल्वा पे या कुछ। अच्छा, इसका कुछ रेयर स्प्रेड सेक्चुअल भी है। इट्स नॉट ऑलवेज हेमाटोजेनस स्प्रेड जो हो रहा है। पल्मनरी तो एयर ड्रॉपलेट से वो ले रहा है, लेकिन हेमाटोजेनस स्प्रेड भी है, और गट पे भी इसी तरह हेमाटोजेनस ब्लड के थ्रू जाकर वो गट की टीबी भी कर सकता है, जो हमारे पास अननोइंगली, बिकॉज एसिम्टोमेटिक, तकरीबन 10 से 11% जो है वो एसिम्टोमेटिक ट्यूबरकुलोसिस है। और वो ट्यूबरकुलोसिस जो बॉडी में होता है और वो ब्लड के थ्रू जाके या तो पेल्विस को इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा, एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट कर लेगा, या फिर वो जाके वल्वा या वजाइना में जाके लेजन्स, विच इज वेरी वेरी रेयर थिंग। अगर आप पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस में सब इंसिडेंसेस देखो तो आई थिंक बहुत ही कम आपको वल्वा और वजाइना में मिलता है, लेकिन उसमें सारा मसला ही डायग्नोसिस का। और जब डायग्नोसिस बन जाए तो जब तक एटीटी नहीं मिलेगी तो वो सॉल्व नहीं होगा। मैम एटीटी कितने अरसे तक देंगे? एटीटी तो बिल्कुल उसी तरह आप दोगे ट्यूबरकुलोसिस का, जैसे न्यू केस है या रिलैप्स केस है या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट वाला केस है। पहले आप उसका, अब एटीटी की जो सारी ड्रग्स हैं, मायरिन पी फोर्ट आप उसको 2 मंथ्स के लिए देते हो, फिर मायरिन पी देते हो। नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए 8 to 9 मंथ्स की कंप्लीट ट्रीटमेंट होती है। मैम इनकी कॉम्बिनेशन याद करना जरूरी है? मेरिन पी बहुत। फोर्ट। हमारे कंट्री में एटीटी आपको आनी चाहिए, क्योंकि वजन के हिसाब से नो डाउट हम ट्यूबरकुलोसिस वाले डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं और वो देते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए और कुछ आपको इसका आना चाहिए। मैम इसमें तो ऐसे भी है ना, बुक में एक जगह पे जैसे किसी बुक में लिखा हुआ है कि मेरिन पी फोर्ट अगर वो लेस देन है, कोई वेट की रेंज दी हुई है इससे है तो वो लेस देन है तो हम उसे 4 टेबलेट देंगे, अगर उससे अबोव है तो हम उसको 5 देंगे। तो ये मैम ऐसे है बता देती इतने है। केजीज पे 1 टैबलेट, कुछ इस तरीके से, आई थिंक 18 केजीज पे 1 टैबलेट इस तरह है। तो फिर आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो। ये आपको नेट से भी मिल जाएगा, किसी ट्यूबरकुलोसिस वाले जो आपके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बड़ी अच्छी आपको डोज बता देंगे। और इसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई आर्टिकल भी है पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का, क्योंकि अब जो आया हुआ था लेटेस्ट उसमें सिर्फ एटीटी ऐसी नहीं थी, उसमें रिलैप्स केस की अलग एटीटी थी, न्यू केस की अलग थी, इनकम्प्लीट पहले ट्रीटमेंट लीवी की अलग थी। तो ये अगर आप किसी अपने हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर लो तो वो भी आपको बता देंगे, नेट से भी आई थिंक मिल जाएगा। और पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का कोई देख लो टॉक है या यस मैम, प्रोग्रेस टॉक में है। कहीं पे टॉक है ना, फीमेल उसके जेनाइटल अंदर भी है फीमेल जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस पे टॉक है। प्रॉग है ना। तो आप उसमें यस। से भी डोजेस है, लेकिन आपको पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस में आपको पता होने चाहिए कॉम्बिनेशंस और डोजेस, क्योंकि आपका अगर केस ही पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का है तो फिर तो बात होनी है ना पूरी। यस मैम।
ठीक है। इवन इसके अंदर और हमारे मुल्क में बहुत सारे आपके पास इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट वाले आ जाते हैं। जैसे कुछ साल पहले शुरू की, 2-3 महीने बाद छोड़ दी ट्रीटमेंट, तो वो उसकी रिजीम कुछ और होती है, रिलैप्स केसेस की और होती है, न्यू केस की और होती है। तो ये आपने फिर, और ये किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से डिस्कस भी कर लो क्विकली, बैठ के ना लिख लो एक जगह पे। ये आगे आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बड़ा हेल्प देंगी डोजेस। Yes. ठीक है। सो गुड। आज हमारी क्लास में से काफी बोरिंग थी बिकॉज काफी हमारे, लेकिन देवर वेरी रेयर केसेस, और आई थिंक इसका थोड़ा सा आपको पता होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट से हम, मेरा ख्याल है वी कैन कवर सीएस 1 by 1, और या फिर मेरा ख्याल है एक क्लास में एक एक पूरा टॉपिक और क्लिनिकल भी साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप लोग खुद भी कर लेते हो। सो और कोई क्वेश्चन?